फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे थे और कैसे स्वतंत्रता आंदोलन को एक गति मिली थी। बंगाल विभाजन जब हो गया तो कांग्रेस के अंदर भी दो विचारधाराएं उसी समय बलवती थी। एक उग्र राष्ट्रवादी थे और दूसरे उदारवादी थे। जो उग्र राष्ट्रवादी थे हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, वो क्रांतिकारी उपाय अपनाना चाहते थे, और जो उदारवादी थे वो सिर्फ संवैधानिक साधनों के द्वारा कुछ परिवर्तन सरकार से मांग रहे थे। ऐसे में जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनकी बहुत भावना प्रबल हो गई जब ये आंदोलन हुआ। तो बात ये हो रही थी कि भाई अब कांग्रेस को ये निर्णय लिया जाने लगा कि कांग्रेस को अब अधिक मुखर कदम उठाने चाहिए और जो पूरे देश स्तर पर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना चाहिए और विदेशी का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो उदारवादी धड़ा था वो नहीं चाहता था कि अनावश्यक रूप से हमें अंग्रेजों के कोप का भाजन बनना पड़े और कोई समस्या आए। तो इसीलिए वो चाहते थे कि बंगाल विभाजन का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह के पूरे देश में उसको करने की आवश्यकता नहीं। इसी विचारधारा में दो विचारधाराएं उस समय पनप रही थी और इसी क्रम में जो है उनके दो बैठकें हुई, उग्र राष्ट्रवादी और उनके बीच में दोनों केस में। पहला कांग्रेस का बनारस था, कांग्रेस का 1905 का बनारस और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन जो है इसी विचारधारा में फूट के उसमें चलते रहे, दोनों में टकराव चलता रहा। ये दोनों अधिवेशन समाप्त हुए, है ना, लेकिन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इसी क्रम में अगला जो 1907 का जो अधिवेशन था वो होना था नागपुर में और उसका स्थान बदलकर कलकत्ता कर दिया। तो 1907 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन का स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। और विचारधाराओं की लड़ाई तो थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया। और जो उग्र राष्ट्रवादी किसको, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को जो है अध्यक्ष बना दिया। रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया। अब यहीं से उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया और फिर भी उन्होंने कहा, जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा कि भाई हम अभी भी इस विवाद को, तो पहली सभा की पहली बैठक एक दिन जो है सभा नहीं हुई कांग्रेस की, पहले दिन ऐसे ही अशांति वाला माहौल रहा, विवाद चलता रहा। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अध्यक्ष पद का विवाद समाप्त कर सकते हैं यदि आप स्वदेशी वगैरह को ज़्यादा प्रश्रय दें, यानी जो उनके मुद्दे थे उनको ज़्यादा प्रश्रय दें। किसको, स्वराज, विदेशी बहिष्कार, है ना, और उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को प्रश्रय दें, है ना। तो वो ये अध्यक्ष पद का विवाद जो है छोड़ने के लिए तैयार है। तिलक का ये सुझाव था, ये उन्होंने समझौता भेजा कि भाई हम ठीक है, आपने रास बिहारी बोस को जो है अध्यक्ष बना दिया, कोई बात नहीं, हम मानने के लिए तैयार है, ये विवाद खत्म करने
आप राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी स्वराज, इन सब बातों को, इन प्रस्तावों को पुष्टि दें, उनको प्रश्रय करें, इन बात पर पुरजोर समर्थन करें, तो हम ये विभाग छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उदारवादियों ने ये इनकी मांग मानने से मना कर दिया और यही दो धड़ों में फूट पड़ गई। एक तरफ उग्र राष्ट्रवादी थे, एक तरफ उदारवादी थे, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक कहते हैं ना, उग्र और उदार दो भागों में बट गया। नर्मदल और गर्मदल दो थे पहले से, उनमें फूट पड़ गई। तो जिसको सूरत के फूट से जाना जाता है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसको कांग्रेस के सूरत फूट अधिनियम से, सूरत फूट अधिवेशन से जाना जाता है। दो धड़ों में यहाँ कांग्रेस बट गई थी। और उसके साथ ही साथ जो और काम हुए थे, वो क्या हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस की इस फूट से अंग्रेज बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उनको एक रणनीतिक कूटनीतिक सफलता हासिल हुई थी। वो यही चाहते थे कि हमारी जो शक्ति है वो टूट जाए, हम जो है दो धड़ों में बट जाए। तो उस क्रम में उन्होंने सफलता हासिल की थी, है ना, और इसे सूरत की फूट कहा जाता है। इसे जीत के रूप में लिया गया, ठीक। और चूंकि उस समय उदारवादी, उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी जो विचारधारा वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि अब ये समय इसका नहीं है। उदारवादी जो विचारधारा अपना रहे हैं, जो कार्यप्रणाली अपना रहे हैं, वो ठीक नहीं है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और अधिक प्रयास करने चाहिए। उधर उदारवादी ये मानने चाहते हैं कि इनके ये जो कर्मकांड है, इनसे हमें तकलीफ ना हो और हम अनावश्यक कांग्रेस का कोप का भाजन ना बने। तो उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाना ही अधिक समझा। उनको लगा कि ठीक है, कम से कम इनसे पीछा तो छूटेगा इसी बहाने, और दोनों धड़े जो है अलग हो गए। और इस प्रकार से सूरत के फूट के रूप में ये जाना जाता है। कांग्रेस का ये विभाजन सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी युग। अब यहाँ तो ये चल रहा था जब तक गांधी जी यहाँ नहीं थे, ठीक है। अब गांधी युग की शुरुआत होती है। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो उस समय तक राजनीति में यहाँ 1905 तक नहीं थे। और ये जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जो सूरत की फूट पड़ी, सूरत की फूट पड़ने से जो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी कांग्रेस, वो आम जन की पार्टी बन गई थी। जन आंदोलन व्यापक स्तर पर फैल गया था। हर कोई जो है जुड़ रहा था। जो उदारवादी विचारक थे, उदारवादी धारणा से जुड़ रहे थे, जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, वो उनसे। तो ये जन आंदोलन के रूप में व्यापक हो गया था, भले ही इसको दबाने का कितना भी प्रयास किया जाता। और ये आंदोलन अपने एक मुखर रूप में, अलग स्वरूप में जो है आगे बढ़ रहा था। इसी समय जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, ये ब्रिटेन से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उन्होंने जब वहाँ देखा कि कैसे रंग भेद की नीति वहाँ अपनाई जा रही है, काले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, तो उन्होंने वहाँ पर भी आंदोलन चलाया था। तो उसको उन्होंने कर्म दर्शन को इन्होंने आगे बढ़ाया, अपने कर्म दर्शन को आगे बढ़ाया उन्होंने, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। और जब वो यहाँ लौटकर आए तो भारत में उसको सत्याग्रह का नाम मिला। इनके इस कर्म दर्शन को भारत में सत्याग्रह का नाम मिला। यहाँ इनके उसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाम मिला। अब इस समय तक क्या था, गांधी जी जब आए तो सबसे पहले उन्होंने कुछ काम करे थे। उन्होंने कैसे कानून उसको वो निर्विवाद नेता बन गए, क्योंकि उनका जो कार्यशैली थी वो सभी को मान्य नहीं थी। तो वो सर्वमान्य नेता बन गए आंदोलन के। वो किसी को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी, हर वर्ग जो है उनको अपना नेता स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो सिद्धांत थे वो सर्वमान्य थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले विदेशी कानूनों का बहिष्कार, विदेशी कानून, शिक्षा, ठीक है, उपाधि, नौकरियां, इन सब का बहिष्कार किया, है ना। उपाधि, नौकरियां, इन सब का बहिष्कार, विदेशी कानून, शिक्षा, उपाधि, नौकरियों का बहिष्कार, ठीक है। और उसके अलावा कर न चुकाना, टैक्स न देने की बात उन्होंने कही थी, कर न चुकाना, कानून तोड़ना, ये सब काम इनके रहे आंदोलन के दौरान। इन कामों के द्वारा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया कि हम टैक्स नहीं देंगे आप अगर जन विरोधी काम करेंगे तो। नमक कानून तोड़ा था उन्होंने, है ना, इसी क्रम में। तो ये सब इनके वो थे। उसी प्रकार उन्होंने उद्योग धंधों को, जो प्रमुख व्यापार उद्योग धंधे थे, उनको बंद कराने के लिए स्वदेशी को जोर दिया, है ना। चरखे को उन्होंने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो नष्ट हो गए थे, उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
बढ़ावा देने के लिए क्या किया? चरखे को प्रमुखता दी, चरखे को प्रमुखता दी। और चरखा इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब कांग्रेस ने अपना एक अभियान बना लिया चरखे को आगे बढ़ाने के लिए, और जगह जगह बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिला और विदेशी माल का बहिष्कार हुआ। लोग खादी पहनने लगे। स्वयं गांधी जी भी अपना खुद बनाते थे, खुद पहनते थे धोती एक। तो इस प्रकार से चरखे को प्रचलन मिला। कांग्रेस के झंडे में भी चरखा जो है अब दिखाई देने लगा था। तो ये सारे हथियार थे उनके, जिनके माध्यम से उन्होंने, गांधी जी सादा जीवन बिताते थे, है ना, इसीलिए लोग उनको महात्मा कहने लगे थे। ठीक है, सादा जीवन बिताने के कारण उनको महत्व, क्योंकि वो एक धोती लपेटते थे। सादा जीवन जीने के कारण लोग उन्हें महात्मा कहते थे। ठीक है, महात्मा कहते थे। तो ये गांधी युग का शुरुआत थी। कुछ और चीजें गांधी जी ने चलाई थी। गांधी जी ने जीवन को बहुत सादा तरीके से जिया। वो लोगों से उनकी बातचीत में बात कर, उनकी भाषा में बात करते थे, साधारण बोलचाल की भाषा में बात करते थे। इस प्रकार से मिलते थे कि हर आमजन को ऐसा लगता था कि बापू हमारे हैं। उनको एक सम्मान है, बापू के नाम से भी जाना गया। ठीक है, और गांधी जी का जो जीवन था वो सत्य, अहिंसा के आदर्शों पर आधारित था। गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा के आदर्शों पर था। अहिंसा के आदर्शों पर था। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने जो मार्ग अपनाया, उन्होंने साधनों की शुद्धता पर भी जोर दिया। यानी हम जो काम कर रहे हैं, जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो बहुत पवित्र है। तो वो तो पवित्र है ही, उद्देश्य पवित्र के साथ साथ आपको उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अच्छा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग अपनाएं, है ना। तो उन्होंने साधनों की शुद्धता पर भी जोर दिया, साधनों की शुद्धता पर भी जोर दिया। और उनके इस दर्शन को सत्याग्रह कहा गया। सत्य के लिए आग्रह, है ना। उनके इस जीवन दर्शन को सत्याग्रह का नाम मिला, है ना। और इसी के माध्यम से उन्होंने उपवास के द्वारा, है ना, और विरोध प्रदर्शन के द्वारा, अनशन के द्वारा अपना काम आगे बढ़ाया और भारत को स्वतंत्रता दी। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने समाज सुधार के क्षेत्र में भी, समाज सुधार के क्षेत्र में क्या किया? छुआछूत को मिटाया। छुआछूत की प्रथा को मिटाने पर जोर दिया। वो इस अमानवीय प्रथा के विरोधी थे। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने, राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने बहुत बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। तो उनका ये जो व्यक्तित्व था उसके कारण ही शायद वो सर्वमान्य थे और एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को स्वतंत्र दिलाने में कामयाब भी हुए। हालांकि बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे थे, उनका नेतृत्व किया। और इसी क्रम में 1918 में एक घटना घटी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था तो जो विजित राष्ट्र थे उन्होंने टर्की पर, जो टर्की था मुस्लिम राज्य था, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, उस पर अपना शासन कर लिया और बर्बाद कर दिया उसको। तो जो भारतीय मुसलमान थे उनके मन में एक आक्रोश था, वहाँ मुस्लिम बहुत संख्या में थे, तो उनके मन में आक्रोश था और वो ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। तो इस प्रकार से उसमें उन्होंने एक प्रदर्शन किए, सभाएं की। तो एक रोलेट एक्ट नाम का कानून आया था 1919 में सरकार ने, जिसमें था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा।
इस कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है पूरे भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। तो जलियांवाला बाग में भी सभा हो रही थी, जिस पर वो क्या हुआ था इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।